बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। पार्टी छोड़ने का सिलसिला आज भी जारी है। मलिका बुखारी छोड़ गई, जमशेद चीमा और मुसर्रत जमशेद चीमा छोड़ गए। लेकिन आप इन लोगों के चेहरों के तासुरात देखें तो ऐसा लगता है कि ये फ़ैसला हरगिज़ उन्होंने खुशी से नहीं किया, या ऐसा लगता है कि उन्होंने ये फ़ैसला जो है वो उनका दिल और दिमाग अलग अलग समतों में चल रहे हैं। और दोनों की एक कॉमन चीज़ देखें, मलिका बुखारी ने कहा कि मैं पार्टी छोड़ रही हूँ, मेरा 13 साल का बेटा भी है और मुझे अपने 13 साल के बेटे की भी फिक्र है। मुसर्रत चीमा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आई तो उन्होंने कहा कि मेरा 11 साल का बेटा भी है, वो कैंसर का पेशेंट है, मैं पहली मर्तबा उससे इतना दूर रही हूँ। तो फैमिली का लोग जिक्र कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि जो वीकेस्ट पॉइंट होता है किसी भी शख्स का, वहाँ पर हिट किया जा रहा है। तो बहरहाल कौन किस खुशी से जा रहा है या किस अफसोस से जा रहा है, मुझे अफसोस इस बात का है, जो मैंने आज ट्वीट भी की थी, कि अगर पाकिस्तान में मलिका बुखारी, शीरीन मज़ारी और ये मुसर्रत जमशेद चीमा जैसी औरतों के लिए दरवाजे सियासत के बंद कर दिए जाएंगे, तो फिर पाकिस्तान की सियासत में वही आएंगे जो थाने कचहरी की सियासत करते हैं, जो लूट मार करते हैं, जो जाली डिग्रियों में पकड़े जाते हैं लेकिन फिर आते हैं मैदान में, फिर जीतते हैं, फिर उनको लोग वोट डालते हैं, फिर वो असम्बलियों में पहुंचते हैं। शायद पाकिस्तान की सियासत डिज़र्व ही ऐसे लोगों को करती है। शायद ये मैंने लिखा था कि सदीक बलोचों को डिज़र्व करती है, अफजल खोखरों को, सैफ खोखरों को डिज़र्व करती है पाकिस्तान की सियासत। पाकिस्तान की सियासत इसी काबिल है शायद, और पाकिस्तान की पार्लियामेंट इसी काबिल है कि ऐसे लोग वहाँ पर जाएँ। पढ़े लिखे लोगों की जगह शायद नहीं है पार्लियामेंट, इसीलिए पढ़े लिखे लोगों को उठाकर और उनको जेलों में बंद किया गया। और अब तो देखिए कितना मजाक है कि 9:30 बजे खबर आती है कि फ़लाँ को जेल से रिहा कर दिया गया, और 10:15 वो ठीक 45 मिनट के बाद नेशनल प्रेस क्लब पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है। तो अब तो ये भी पता चल गया कि अटाला जेल से नेशनल प्रेस क्लब का रास्ता 45 मिनट का है, यानी ठीक रिहाई के 45 मिनट बाद आप टीवी ऑन करेंगे तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस नजर आएगी, जिसमें एक शख्स जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी से अलहदगी का ऐलान कर रहा होगा। तो साफ नजर आता है कि उसकी रिहाई ही ऐसी इसी वजह से अमल में आती है। साफ नजर आता है कि इसी वजह से उसकी रिहाई अमल में आती है कि जो है वो उसने पार्टी छोड़ने का वो ऐलान करेगा। अब लेकिन इस सारी सूरत हाल में दो चार दीवाने भी हैं जो अभी तक डटे हुए हैं, लेकिन कब तक डटे रहेंगे, कब तक डटे रहेंगे। मसलन एक कैंसर की मरीज़ा हैं, कैंसर सर्वाइवर हैं, उनका नाम डॉक्टर यास्मीन राशिद है। 70 साल से ज़्यादा उनकी उम्र है, बूढ़ी खातून है। और वो क्या कह रही हैं, ज़रा सुनिए इनको। बताइएगा, पीटीआई छोड़ते जा रहे हैं, पांचों ने भी छोड़ दिया, आपके क्या ख्याल है? मैं नहीं छोड़ रही, पीटीआई के साथ है? मैं पीटीआई के साथ रहूंगी और मैं पीटीआई नहीं छोड़ूंगी। सर मैं बिल्कुल कायम शहम और पीटीआई नहीं पीटीआई नहीं छोड़ूंगी। यास्मीन राशिद साहबा ने ये 4 दफ़ा दोहरा के कहा पीटीआई नहीं छोड़ रही, पीटीआई नहीं छोड़ रही, पीटीआई नहीं छोड़ी। नकाहत उनके जिस्म पर वाज़े है, लंगड़ा के वो चल रही हैं, बूढ़ी खातून हैं और हाल ही से एक ट्रॉमा से गुजरी हैं, लेकिन वो कहती हैं नहीं, पीटीआई में नहीं छोड़ रही। और मियां महमूद रशीद साहब जो हैं वो ज़रा सुने उन्होंने क्या कहा है। पार्टी को छोड़ने की बातें करते हैं। इमरान खान और पीटीआई को छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद डट कर खड़े हैं इंशाल्लाह, और आखिर तक खड़े रहेंगे। जो छोड़ के जा रहे हैं, पांचों दिन छोड़ के बस कम जहां पाक, वो हमारी पार्टी में जो गद्दा आंसर था वो निकल। सख्त बात की आखिर में, उनके ने जो लोग छोड़ के जा रहे हैं उन्होंने कहा खस कम जहां पाक, जो गंदा आंसर था वो निकल रहा है। तो ये सख्त बात की है मियां महमूद रशीद साहब ने। इस जुमले के बाद तो शायद उनके लिए मुश्किल हो जाएगा कि वो खुद भी पार्टी छोड़ें। उन्होंने कहा कि जो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता पार्टी छोड़ने का। और मैं आपको बता दूं, मियां महमूद रशीद साहब जो हैं, इनके दामाद मियां अकरम उस्मान को भी हिरासत में रखा गया है। और आज ही आपने खबरें सुनी होंगी कि मिलिट्री कोर्ट्स में जिन लोगों को ट्रायल के लिए कमांडेंट के हवाले किया गया है, उनमें एक इनके दामाद मियां अकरम उस्मान भी हैं, जो साबिक एमपी हैं पीटीआई के। तो मियां अकरम उस्मान को भी आज जो है वो कमांडेंट के हवाले या उनके अब ज़ेर असर किया गया है कि मिलिट्री कोर्ट्स में जो होगा। तो लेकिन बहरहाल मियां महमूद रशीद कहते हैं कि डट के खड़े हैं और तमाम तर मुश्किलात के बावजूद खड़े हैं। अच्छा, उमर सरफराज चीमा साहब को ज़रा सुनिए, बल्कि पहले आप सुनिए शहरियार आफरीदी साहब को, वो क्या कह रहे हैं। ये वक्त है,
ये वो फलसफे हुसैन करबला का मैदान सजने लगे। इंशाअल्लाह हम कानून और आईन के दायरे में हर एक कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। जान कुर्बान, जान कुर्बान, औलाद कुर्बान, माल कुर्बान, खान प्यार। इन्होंने भी सख्त बात की है, जान कुर्बान, माल कुर्बान। जानते हैं शायद कि किस तरह के चैलेंजेस हैं, क्योंकि जो भी लोग पकड़े जाते हैं उनकी फैमिलीज़, उनके बच्चे, उनके करीबी कराबतदारियाँ, रिश्तेदारियाँ, ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें उनके पेश नज़र होती हैं, तो फिर वो निकल के जो है वो फैसला करते हैं कि जी मैं सियासत छोड़ रहा हूँ। आप देखिए ना, मलिका बुखारी ने और शीरी मज़ारी ने तो सियासत ही छोड़ दी। उन्होंने कह दिया मैं इस गंदे काम में पड़ती ही नहीं हूँ। तो ये हैं हालात। अब ज़रा सुनिए उमर सरफराज चीमा साहब को। इमरान खान के साथ बिल्कुल मैं वर्कर हूँ पार्टी का, पार्टी के साथ खड़ा हूँ। पुलिस कस्टडी में है, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल मैं पार्टी के वर्कर हूँ और पार्टी के साथ खड़ा हूँ। ये उमर चीमा साहब है। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अभी भी डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं, लेकिन न जाने कब तक खड़े रहेंगे। लेकिन सब लोगों की वफादारियां तब्दील नहीं होंगी। मैंने कल भी आपको ये फलसफा एक्सप्लेन किया था कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको छोड़ दिया जाएगा, आखिर पार्टी भी कंटिन्यू करानी है। अभी ये खबरें भी आ रही हैं कि इमरान खान साहब को हाउस अरेस्ट करने का प्लान है, और जब हाउस अरेस्ट कर दिया जाएगा तो उनके राब्ते सारे काट दिए जाएंगे, वो ट्वीट्स नहीं कर सकेंगे, उनके इंटरनेट बंद कर दिया जाएगा, उनके राब्ते सारे मुनक़ता कर दिए जाएंगे बाहर से, और वो स्पीच नहीं कर सकेंगे, कारकुनों से खिताब नहीं कर सकेंगे, सोशल मीडिया पर कोई मैसेज नहीं डाल सकेंगे। अमन आमा के पेश नज़र, नक्शे अमन के ख़तरे के पेश नज़र ऐसा किया जाएगा। तो ये खबरें भी आ रही हैं। तो अब देखें कब तक जो है वो लोग खड़े रहते हैं जो डट के खड़े हैं। आमिर महमूद डोगर साहब पर बड़ा प्रेशर डाला जा रहा है। इस पर फारूक हबीब साहब ने ट्वीट की है और वो कह रहे हैं कि जी उनके कारोबार बंद कर दिए गए हैं, पेट्रोल पंप सील कर दिया गया है, उनके जो शादी हॉल्स हैं वो सील कर दिए गए हैं। तस्वीरें और वीडियोस भी उन्होंने साथ में की हैं और कहा है कि जी अगर तुम पार्टी नहीं छोड़ोगे, आमिर महमूद डोगर को कहा गया पार्टी नहीं छोड़ोगे तो तुम कारोबार नहीं कर सकोगे। तो ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि लोगों को किसी को कारोबार से डराया जा रहा है, किसी को औलादों से, किसी को कुछ। तो ये जो दौर है फस्तायत का, ये इससे पहले नहीं देखा। मुझे नहीं पता कि इसको कैसे ये जो है वो पीडीएम की हुकूमत कैसे इसको डिफेंड कर सकती है, और वो कैसे डिफेंड करेगी जब उनके सामने सवाल। अब तो खैर गायब है ना लोग, जो है वो ज़्यादा बात नहीं कर रहे, तो मुझे नहीं मालूम कि इस पर क्या कर सकेंगे। दूसरी तरफ एक देखिए 20 अरब रुपए की जो है वो हेरा फेरी कैसे खूबसूरती के साथ हुई है। एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और स्टोरी ये है कि हुकूमत ने 5 वजारतों के 20 अरब रुपए के जो फंड्स हैं उससे वो निकलवाए हैं, और निकलवा के MNS को दिए जाके ताकि गलियां नालियां बनवाएं और इलेक्शन की तैयारी करें। और दिलचस्प बात यह है कि MNS के लिए 20 अरब के फंड्स का इंतजाम करने के लिए वजारत मवासलात को कहा गया है कि वो 10 अरब दे, वजारत रेलवे से मांगा गया है 5.6 अरब, वजारत मौसमियाती तब्दीली से मांगा गया है 3.4 अरब, और प्लानिंग डिवीजन को 86 करोड़ रुपए की मालियत के फंड्स जो हैं वो अपने सरेंडर करने का हुक्म दिया गया है। और फिर ये जो पैसे हैं ये तकरीबन बनेंगे 20 अरब रुपए, और 20 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी गई है। ये फंड्स जो है वो सीवरेज लाइंस, गैस, पानी, बिजली कनेक्शंस और गलियों की मुरम्मत और बहाली जैसे कामों के लिए MNS को दे दिए हैं कि जाइए MNS जाके अपनी गलियों में काम कराएं। और हालांकि इनको पहले ही 90 अरब रुपए के फंड्स दिए जा चुके हैं। 90 अरब रुपए के फंड जो है वो 2022-23 के बजट में हालांकि 70 अरब रखे गए थे, लेकिन फिर क्या हुआ कि आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का जो बजट है, चूंकि वहां पर PTI की हुकूमतें हैं, उनको आप तरक्याती फंड्स नहीं भी देंगे, पैसे नहीं भी देंगे, तो वो बेचारे अपना कुछ चलाएंगे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो रहते हैं, वो रोते रहते हैं कि हमारे पैसे हमें नहीं मिल रहे, और उनके पैसे काट के, और पहले ही ये 70 अरब का फंड जो है वो उसको 90 अरब किया गया था, 87 अरब तक बढ़ाया गया था, और बाद में फिर 3 अरब का इजाफा करके उसको 90 अरब कर दिया गया था। और इस 90 अरब के बावजूद अब 20 अरब रुपए का इजाफा किया गया है तरक्याती फंड्स में, और ये अब वजारतों से काटे गए। आप सोचें ना, क्लाइमेट चेंज की वजारत है, सैलाब आ रहे हैं पाकिस्तान में। शेरी रहमान जो है वो रोती रहती हैं कि जी पाकिस्तान में तबाहकारियां आ रही हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजारत से 3.43 अरब रुपया निकाल के गलियां बनाने के लिए दे दिया है, और फिर अब कह रहे हैं कि सैलाब आने वाला है। तो और रेलवे जो खसारे में है मुसलसल, रेलवे से 5.5 अरब रुपया मांग लिया कि गलियां बनानी है, गलियां सड़कें बनानी है ताकि इलेक्शन में जाया जा सके। तो ये हैं हालात हुकूमत के। और ये 20 अरब रुपया जो इधर से उधर किया है, और ये 20 अरब रुपया चाहिए था इलेक्शन कराने के लिए, तो उस वक्त कहते थे हमारे पास
20 ارب روپیہ ہے نہیں، الیکشن کرا نہیں سکتے. تو یہ ہے جی آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں کل پھر ایک اہم دن ہے، اور اہم دن اس لیے ہے کہ ایک کمیشن بنایا تھا آڈیو لیکس کے حوالے سے حکومت نے، جس میں قاضی فائصہ صاحب، جسٹس عامر فاروق صاحب، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جو ہیں وہ نعیم افغان صاحب، ان پر مشتمل ایک بینچ بنایا گیا تھا. اس پر ایک درخواست آئی تھی، کمیشن بنایا گیا تھا، اس پر درخواست آئی تھی سپریم کورٹ میں کہ سپریم کورٹ اس کی جو ہے وہ اس کے خلاف سماعت کرے، اور کل 5 رکنی بینچ بن گیا ہے جو صبح 11 بجے سماعت کر رہا ہے. اب اگر یہ بینچ اڑا دیتا ہے کمیشن کو اور کہتا ہے کہ جی کمیشن نہیں بن سکتا، اور اس کی 3 وجوہات ہیں. ایک یہ کہ ججز کے کنڈکٹ پر بات کرنے کے لیے پہلے سے ایک فورم موجود ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل، تو وہاں جانا چاہیے، کمیشن بنانے کی کیا ضرورت ہے. پھر کمیشن اگر بنانا بھی ہے اور سپریم کورٹ کا کوئی جج چاہیے تو چیف جسٹس سے اپروول لینی پڑتی ہے. چیف جسٹس سے اپروول لیے بغیر آپ کیسے کوئی جج اٹھا کے اور کمیشن بنا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ تیسری بات یہ ہے کہ جب ایک آڈیو کی ریکارڈنگ ہی انلیگل ہے، ٹیپنگ ہی انلیگل ہے، تو اس ٹیپنگ انلیگل چیز کے اوپر کمیشن کیسے بن سکتا ہے؟ یعنی ایک چیز ہے ہی انلیگل، اس پہ آپ کمیشن بنا دیں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ ہے جی صورتحال. اب دیکھیں کل صبح کیا ہوتا ہے. کل اگر اڑا دیتی ہے سپریم کورٹ اس کو کل یا پرسوں یا جب بھی، تو پھر یہ ایک سپریم کورٹ کے اندر ایک لڑائی پیدا ہو جائے گی. تو اب یہ کل صبح پتہ چلے گا کہ ہوتا کیا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.